नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए रीट व पीएसआई के लिए बेसिक हिंदी का टॉपिक। और बेसिक हिंदी में अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार टॉपिक, और वर्ण विचार टॉपिक को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। और वर्ण विचार टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजन पढ़ रहे थे और व्यंजन में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। व्यंजनों के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः व्यंजनों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन कौन से? तो एक तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा मैंने आपको यहां पर बताया था प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर। इन दो भागों में बांटकर अपन है वो व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। और यहां पर अपन जो कर रहे हैं वो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में अपन उच्चारण स्थान का वर्गीकरण देखेंगे। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखने से पहले आवश्यक है कि हम देखें कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, अपभ्रंश के आधार पर ही सामान्यतः, या फिर मैं यूं कहूं, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत के आधार पर कुल उच्चारण स्थानों की संख्या है वो हिंदी में भी 8 मानी जाती है। हिंदी में भी उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। जो उच्चारण में साथ देते हैं या फिर किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जिस भी स्थान को वायु स्पर्श करती है या जो उच्चारण में सहयोग देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर या उच्चारण उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। देखते हैं कैसे। सामान्यतः उच्चारण स्थानों में उर, कंठ, शिर, जिसे अपन मूर्धा बोल सकते हैं, जिह्वा मूल, उसके बाद दंत, उसके बाद नासिका, और उसके बाद ओष्ठ, और उसके बाद तालु। ये 8 उच्चारण स्थान हिंदी में भी स्वीकृत हैं। इनको याद करने का तरीका यदि देखें तो ऊ से उ, कै से कै और सी, उक्सी याद कर लो। और उसके बाद जी, द से द और नासिका से न, उक्सी, जिदना और तालु। इस प्रकार से आप इनको सूत्र से याद कर सकते हैं। सामान्यतः ये ज्यादा यूं नहीं पूछा गया अभी तक एग्जाम में कि कौन कौन से उच्चारण स्थान माने गए हैं। हाँ, सीधा का सीधा प्रश्न ये आ जाता है कि हिंदी में उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, उनकी संख्या कितनी मानी गई है। तो उच्चारण स्थान कितने माने जाते हैं? 8 माने जाते हैं। यहां पर अपनों ने पढ़ा कौन कौन से माने जाते हैं। तो उक्सी, जिदना और तालु। उक्सी, ऊ से उर, कै से कंठ, सिर से सिर, और जी से जीवा मूल, द से दंत, ना से नासिका, ओष्ठ और तालु। ये थे उच्चारण स्थान। परंतु इन उच्चारणों के साथ साथ कुछ साधन हिंदी में ऐसे भी होते हैं जो उच्चारण में सहयोग करते हैं और उनको अपन करण बोलते हैं। हमारे मुख में कुछ ये 8 तो है ही है जो उच्चारण में सहयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ अंग ऐसे भी है जो उच्चारण करते समय क्रियाशील रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, उनमें यदि अपन बात करें तो एक सबसे मुख्य तो अपन बात करते हैं स्वर तंत्रियां, जो स्वर का निर्माण करती है, स्वरों को पैदा करती हैं। इसके साथ साथ अधरोष्ठ, अधरोष्ठ यानी
जो नीचे का होठ है वो भी सहायता करता है। और उसके बाद इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो हमेशा क्रियाशील रहता है वो अंग है जीभ। और इसके साथ साथ एक और भी माना जाता है जिसे अपन कोमल तालु कहेंगे। देखिए, सामान्यतः हमारे मुख में दो प्रकार के तालु है। एक कठोर तालु जो दांतों से आगे बढ़ते ही होगा, वो कठोर होगा, और उससे आगे अपन जाते हैं तो कोमल तालु है। वो भी स्वरों को उत्पन्न करने में सहयोग करता है, सहायता करता है। तो इसलिए इनको भी अलग से कर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्यतः एक बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था हिंदी में कि कर्ण कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या कभी नहीं पूछी जाएगी, इनसे यूं पूछ लिया जाएगा कि कर्ण कौन कौन से हैं। तो स्वर तंत्रियां होती है, अधरोष्ट होते हैं, जीभ होते हैं और कोमल तालु होते हैं। ये क्या माने जाएंगे? कर्ण माने जाएंगे। और इसके बाद उच्चारण स्थान कुल कितने माने जाएंगे? 8 माने जाएंगे। यहां पर अपनों ने उच्चारण स्थान देखे। कौन से उच्चारण स्थान? जिस स्थान को स्पर्श करने से, जिस स्थान को वायु स्पर्श करने से वर्ण उच्चरित होते हैं उनको उच्चारण स्थान माना जाता है। या फिर जिस वर्ण का जिस स्थान से वायु के स्पर्श करने पर उच्चारण होता है तो उस वर्ण का वह स्थान उच्चारण स्थान है मान लिया जाता है। और इस आधार पर अपन अब पढ़ेंगे वर्गीकरण, उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण। देखिए, सामान्यतः उच्चारण स्थानों के वर्गीकरण में यहां पर आपको मैं वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगी। हालांकि अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। वर्णों का से मतलब है मेरा स्वर व व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़कर आपको मैं ये बताऊंगी। देखिए, एक उच्चारण स्थान होता है कंठ, और कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठे कहलाते हैं। और कंठे से या कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं उनमें आपको मैं बता दूं। यदि स्वरों की बात करें तो अ आ, आप देख लीजिए, कंठ से ध्वनि आएगी अ आ, ठीक है। उसके बाद जो क वर्ग है पूरा का पूरा, क ख ग घ अंग, ये सारे के सारे भी क्या माने जाएंगे? कंठे माने जाएंगे। और इसके साथ साथ यदि आप बात करते हैं ह, तो ह भी कंठे ही माना जाएगा। और उसके साथ साथ है का एक रूप और, यानी विसर्ग भी है के रूप में ही लगभग उच्चरित होता है, तो इसलिए विसर्ग को भी कंठे ही माना जाएगा। तो यहां पर अपनों ने बात की किसकी? कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कंठे, उनमें अ आ क वर्ग है और विसर्ग शामिल किए जाते हैं। यदि आप संस्कृत के आधार पर देखो तो अकुह विसर्जनीयानाम इसका सूत्र माना जाता है, क्योंकि संस्कृत का पूरा व्याकरण सूत्रों पर चलता है। परंतु यहाँ पर सूत्र की बात न करके मैं आपको इतना सा पाठ बता देती हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। तो आप सिर्फ इतना याद कर लो, अकु है, अकु है विसर्ज, इतना याद कर लो, अकु है विसर्ज या विसर्ग कर लो। अब देखिए, यहां पर मैंने पहले आपको अकुह बताया था, यानी विसर्ग को यदि आप छोड़ भी दोगे तो वो है के साथ आ जाएगा। कैसे? ऐसे दोनों याद हो गए अपने को, कैसे क वर्ग याद हो गया और उसके बाद है और विसर्ग दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। तो ये याद रखने के तरीके के लिए आप सिर्फ अकुह याद कर लो, इतना याद कर लो, अकुह कंठ है। तो अकुह कंठे में ऐसे अ, कैसे क वर्ग और है से है और विसर्ग दोनों शामिल हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण तालव्य, तालु से उच्चरित होने वाले जो वर्ण है वो तालव्य कहलाएंगे, ठीक है, तालव्य। अब तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको अपन देखते हैं। तो देखिए, तालव्य में यदि स्वरों की बात करें तो ई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद च वर्ग आ जाता है, और उसके बाद य और उसके बाद श, ये वर्ण है वो तालव्य वर्ण होते हैं। इनको यदि बात करें
तो आप सिर्फ इतना याद करो, इचियस तालु। हालांकि इसका संस्कृत में बड़ा सा सूत्र है, इचु यशाणाम तालव्य। तो आपको इतना बड़ा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, अपने हिंदी में कहीं भी सूत्र काम में नहीं लिए जाएंगे। आप सिर्फ इतना याद करो, इचियस तालु। इचियस तालु में ई से ई आ जाएगा, च से च वर्ग आ जाएगा, ये और श आ जाएगा। इतने वर्ण है वो तालव्य वर्ग में आते हैं। यहाँ पर अपन लगातार चल रहे हैं, ठीक है। पहले गला और गले के बाद अपने ऊपर क्या आता है, तालव्य आता है, तालु आता है। और तालव्य से होता हुआ और अपन यहाँ पर कहाँ आ जाते हैं, मसूड़ों पे आ जाते हैं। तो मसूड़ों के आधार पर जो आगे वाला उच्चारण स्थान है वो मूर्धा माना जाता है। मूर्धा का शाब्दिक अर्थ ही मसूड़ा होता है, ठीक है, या फिर मसूड़े होते हैं। अब मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य कहलाएंगे। और मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? यदि अपन स्वरों में बात करें तो री मूर्धन्य माना जाता है, और उसके बाद टय वर्ग मूर्धन्य वर्णों में आता है, और उसके बाद र और ये मूर्धन्य स। ये सारे के सारे वर्ण है वो मूर्धन्य माने जाते हैं, ठीक है। आप इसको भी इस तरीके से याद कर सकते हो। आप इतना सा याद करो, रिटरस मूर्धा। रिटरस मूर्धा याद करते ही आपको मूर्धन्य सारे के सारे वर्ण याद हो जाएंगे। री से री, ट से ट वर्ग, र और श। तो ये आपको सभी के सभी याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं तो आगे अपन ने मूर्धा के बाद अपन कहाँ पर आगे, दांतों पर आगे। तो दांतों में दंत जो उच्चारण स्थान है वहां से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, दंते कहलाएंगे। और दंते में कौन कौन सा आता है, ट वर्ग आता है एक। तो देखिए यहाँ पर जो कोई भी स्वर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हिंदी में लरी जो स्वर है वो नहीं लिया जाता, ये संस्कृत का स्वर है। हालांकि संस्कृत में जो लरी होता है वो दंते माना जाता है, तो हमें यहाँ पर लरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तय वर्ग को अपन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ल और स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तय वर्ग, ल और स। और सामान्यतः यदि आप सूत्र याद करना चाहते हो तो आप इस तरीके से याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, लरित लस। तो इसमें लरी स्वर जो संस्कृत में है, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संस्कृत का अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो रीट वाले थोड़ा सा लरित लस देख लें। यदि पीएसआई पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो वो तय और ल स देख लें, ठीक है। तो लरी स्वर आ जाएगा, तय वर्ग आ जाएगा, ल और स आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने वर्णों का वर्गीकरण आपको पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि आप वर्ण विचार बहुत अच्छे से पढ़ लें तो आपकी संधि 10% से 20% क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी? देखिए यहां पर च वर्ग, ट वर्ग और तय वर्ग, 3 वर्गों को अपनों ने पढ़ा और अपने को पता चला कि च वर्ग में ये श आता है, यानी तालव्य से ये होता है, मूर्धन्य से ये होता है और दंत्य से ये होता है। यहाँ पर आपकी संधि का एक प्रकार, संधि कौन सी? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि को यदि आप थोड़ा सा याद करें तो विसर्ग संधि का एक भेद होता है सत्व विसर्ग संधि। और सत्व विसर्ग संधि में तीनों स बनते हैं, श, श और स, ये तीनों बनते हैं। अब वहां पर समस्या ये आती है कि 3 स और विसर्ग 1। अब इस विसर्ग का ये बनाए कि ये बनाए कि ये बनाए, कौन सा बनाए? जब ये समस्या आएगी तब आपके ये सूत्र काम में आएगा। यदि च वर्ण के साथ विसर्ग आ रहा है तो स कौन सा बनेगा? ये। और ट वर्ग के साथ विसर्ग आ रहा है तो ये बन जाएगा, और तय वर्ग के साथ होगा तो ये। और यहाँ पर आपके विसर्ग संधि का एक भेद क्लियर हो जाता है। स्वरों का वर्गीकरण अपनों ने पढ़ा था, तब अपनों ने स्वरों में लगभग 3 संधियां कर ली थी। दीर्घ संधि भी कर ली थी क्योंकि बड़े बन रहे थे, और उसके साथ साथ अपनों ने गुण संधि और वृद्धि संधि की थी। और यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि का पूरा नियम, बस इतने 3 ही नियम है उसमें, और तीनों के तीनों यही है। तो यहाँ पर च का ये बनेगा। अब ये क्यों बनेगा ये चीज भी आप समझ लो। कैसे? क्योंकि इसके परिवार का सदस्य है। और सामान्यतः अपन कोई भी नया काम करते हैं तो अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को पहले लाते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि तालव्य च वर्ण है और उसके परिवार का ये है,
ट वाले का परिवार का ये है और त वाले के परिवार का ये सदस्य है। और इस प्रकार से च के साथ विसर्ग आएगा तो ये बन जाएगा, ट वाले में ये बन जाएगा और त वाले में ये बन जाएगा। यहाँ पर संधि का एक नियम है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, अपन कहाँ पहुंचे? दांतों तक पहुंचे। ठीक है, कंठ और कंठ के बाद तालु, तालु के बाद अपन मूर्धा पर पहुंचे थे, मसूड़ों पर पहुंचे थे, मसूड़ों से अपन दांतों तक आ गए थे। दांतों में आप देख लीजिए बोलकर त थ द ध न, यानी जीभ दांतों से टकरा रही है, श्वास वायु दांतों से टकरा रही है, तो इस कारण उच्चरित होने के कारण ये दंत्य कहलाएंगे। और दांतों के बाद कौन आता है? ओष्ठ आते हैं। तो अगला जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। और ओष्ठ के आधार पर या ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? ओष्ठ्य कहलाएंगे। और उसमें कौन आएगा? स्वरों में उ आ जाएंगे और उसके बाद प वर्ग आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा। प फ ब ब, सीधा का सीधा अपने को पता चल रहा है कि होठों के अलावा किसी का सहयोग नहीं है। तो ये प वर्ग ये ओष्ठ्य कहलाएगा, उ ये भी ओष्ठ्य कहलाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। यानी री तक स्वरों का वर्गीकरण अपनों ने पढ़ लिया और पांचों के पांचों वर्ग अपनों ने पढ़ लिए। क, च, ट, त और प, 5 वर्ग अपनों ने पढ़ लिए। अब जो बाकी के स्वर बचे, बाकी के व्यंजन बचे, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।